क्योंकि इस मौसम में अगर आप देखें तो इम्यूनिटी के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है जब लोग अपनी आदतों को नहीं बदल पाते हैं और अपनी पुरानी ही रेगुलर हैबिट जो है उसको कैरी ऑन करते हैं, तो मौसम बदलने के दौरान उनमें कई बार ये दिक्कतें आने लगती हैं। ये खाँसी, जुकाम और बुखार की शिकायत हो जाती है उनको, तो इस तरह के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। दूसरा फ्रूट्स वग़ैरह जो है वो अच्छे से लेना चाहिए लोगों को। फ्रूट्स खाएँ, इस सीज़न के जो फ्रूट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। फ्रूट्स से इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और ये प्रॉब्लम होने की संभावनाएँ घट जाती हैं। जनरली जो डेंगू फ़ीवर होता है ये मच्छरों के काटने से होता है, मॉस्किटोज़ के। तो ये मॉस्किटो ज़्यादातर दिन में मॉस्किटोज़ रहते हैं, तो लोगों को कई बार ये आइडिया भी होता है कि उनको जिस जगह वो रहते हैं या काम करते हैं वर्क प्लेस पे, वहाँ मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से अगर काटने की वजह से ये फ़ीवर आया है तो बी कॉशियस कि आप उसमें डेंगू के लिए इन्वेस्टिगेशन करा लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भौर सिंह। हाल के अंदर बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद है और मौसम जो बदली हुआ है, मौसम बदली के साथ साथ काफी सारी बीमारियां आती हैं, छोटी मोटी बीमारी और बड़ी जो दूसरी बड़ी बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के चोडी है। इनसे जानते हैं। सर, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे अभी मौसम बदली हो चुका है, तो किस तरह के पेशेंट यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं? देखिए, ये जब मौसम का ट्रांजिशन पीरियड होता है तो इसमें जो इनिशियल खाँसी-जुकाम के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनमें माइल्ड एलर्जी होती है या कभी-कभी थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि इस मौसम में अगर आप देखें तो इम्यूनिटी के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है जब लोग अपनी आदतों को नहीं बदल पाते हैं और अपनी पुरानी ही रेगुलर हैबिट जो है उसको कैरी ऑन करते हैं, तो मौसम बदलने के दौरान उनमें कई बार ये दिक्कतें आने लगती हैं। ये खाँसी, जुकाम और बुखार की शिकायत हो जाती है उनको, तो इस तरह के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। उपाय किस तरह के करने चाहिए? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि इम्यूनिटी की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये ज़्यादातर प्रॉब्लम इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी चाहिए और बदलते हुए मौसम के साथ हमें वो प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए जो कि हमें बीमारियों से बचा सकती है। जैसे हमें अपने खान-पान पे थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि हेल्दी चीज़ें जो हैं, हेल्दी फूड लें, पानी जो है वो फ्रिज का ना पिएँ हैं और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा एसी वगैरह जो है इसमें यूज़ ना करें, क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत कम हो चुका है और उसकी वजह से कई बार लोगों को ठंड की वजह से ये दिक्कत हो जाती है। दूसरा फ्रूट्स वगैरह जो है वो अच्छे से लेना चाहिए लोगों को। फ्रूट्स खाएँ, इस सीज़न के जो फ्रूट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। फ्रूट्स से इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है और ये प्रॉब्लम होने की संभावनाएँ घट जाती हैं। साथ-साथ अगर हम गुनगुना पानी पिएँ तो अच्छा रहता है इस मौसम में। अगर किसी को फ़ीवर के लक्षण हों या हल्का-फुल्का फ़ीवर आए तो उसको लाइटली एकदम से ना लें, क्योंकि ये वायरल हो सकता है। तो कोशिश करें कि इनिशियली अगर एंटीबायोटिक नहीं भी ले रहे हैं तो एंटीपायरेटिक्स जो ड्रग्स हैं वो लें। पर मेरी राय रहेगी कि वो कॉम्बिनेशन ड्रग्स ना लें। जैसे हम पैरासिटामोल के साथ ब्रूफेन की जो कॉम्बिनेशन ज़्यादातर आती है, तो कई बार लोग डायरेक्ट काउंटर पे जाके परचेज़ कर लेते हैं। इससे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और आजकल क्योंकि डेंगू का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है इस रीज़न में, तो ब्रूफेन जो है वो कई बार नुकसान कर जाता है, प्लेटलेट काउंट्स को घटा देता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर पैरासिटामोल खाली लिया जाए, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, तो ये रिस्क थोड़ा-सा कम हो जाती है कि प्लेटलेट रिड्यूस हो। तो जब तक ये कन्फर्म ना हो जाए कि ये वायरल इन्फेक्शन खाली नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की वजह से है या ये डेंगू की वजह से है, तब तक थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। थोड़ा सा जैसे सिंपल बुखार हो गया है, ये प्राथमिक तौर पे कैसे आम आदमी कैसे पहचान करे ये डेंगू है या सिंपल बुखार है? जी। ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जनरली जो डेंगू फ़ीवर होता है ये मच्छरों के काटने से होता है, मॉस्किटोज़ के। तो ये मॉस्किटो ज़्यादातर दिन में मॉस्किटोज़ रहते हैं, तो लोगों को कई बार ये आइडिया भी होता है कि उनको जिस जगह वो रहते हैं या काम करते हैं वर्क प्लेस पे, वहाँ मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से अगर काटने की वजह से ये फ़ीवर आया है तो बी कॉशियस कि आप उसमें
डेंगू के लिए इन्वेस्टिगेशन करा लें। डेंगू के बुखार में जनरली बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर आता है और बॉडी में भी दर्द रहता है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट को। उसके साथ-साथ छोटे-छोटे लाल रंग के चकत्ते शरीर पे आ सकते हैं, दाने आ सकते हैं। अगर ऐसा ज़रा भी अपीयर होता है या पेट पे दिखे या हाथों पे नज़र आए, तो ये मानना चाहिए कि ये डेंगू की वजह से हो सकता है। दूसरा, कभी नाक से या किसी भी तरीके से मसूड़ों से ब्रश करते वक़्त अगर खून आता है, तो ये भी एक साइन है कि ये डेंगू की वजह से हो सकता है, तो इसके लिए जाँच कराएँ। नॉर्मली जनरल फ्लू जो होते हैं उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स का गला खराब होता है। पहले खराश से शुरू होता है, जुकाम रहता है और उसके बाद अगर वो ध्यान ना दें तो खाँसी या लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और निमोनिया में भी कई बार कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली जो फीचर्स आते हैं इन्फ्लुएंजा के, वो स्टार्टिंग जो है वो सोर थ्रोट एंड स्नीज़िंग जो कॉमन फीचर है या राइनाइटिस उससे होती है। तो डॉक्टर साहब जैसे स्टार्टिंग में टेम्परेचर चेक करते हैं, टेम्परेचर जो नॉर्मल बुखार होता है 100-101 होता है, क्या डेंगू के अंदर संभावना बढ़ जाती है 101 से अप जाता है, क्या उसको भी डेंगू में काउंट? देखिए, दोनों ही बुखार जो है वो वायरस के थ्रू होते हैं। डेंगू हो या इन्फ्लुएंजा, तो फीवर तो दोनों ही कंडीशन में हाई ग्रेड हो सकता है। ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है इम्यूनिटी के ऊपर। अगर किसी की इम्यूनिटी लो है या उसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा है उस पर्टिकुलर एंटीजन की, तो उसमें फीवर बहुत हाई ग्रेड पहुँच सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये डेंगू की वजह से है या इन्फ्लुएंजा की वजह से है। पर हमें प्रिकॉशनरी इन्वेस्टिगेशंस करा लेनी चाहिए। अगर हम सीएच या ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उससे हमें थोड़ा-सा आइडिया लगता है और इसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है NS1 जो डेंगू के लिए होता है। अगर हम NS1 टेस्ट कराते हैं, ये सीरोलॉजिकल टेस्ट है, तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को डेंगू है कि नहीं। अगर वो एक्सक्लूड होता है, तो हम मान के चलते हैं कि इन्फ्लुएंजा हो सकता है और इन्फ्लुएंजा के लिए भी अलग से टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम RT-PCR टेस्ट जो है वो इन्फ्लुएंजा के लिए कराते हैं। तो डिफरेंट तरह के इन्फ्लुएंजास हैं, तो कॉमन इन्फ्लुएंजा ए होता है, इसके अलावा आप कोविड को जानते ही हैं, स्वाइन फ्लू, H1N1 और H3N2 जो एवियन फ्लूज़ होते हैं, वो भी जो है कॉमनली फ्लू कॉज़ करते हैं इस रीजन में और एंडेमिक है। तो वो पूरा पैनल ही जो है कराया जाता है। तो उसमें नेज़ल स्वैब या थ्रोट स्वैब भेजी जाती है, जिसमें वो पीसीआर से ही कन्फर्म कर देते हैं कि इन्फ्लुएंजा है। अभी तक इस तरह के कोई केस जो हैं स्वाइन फ्लू के या बर्ड फ्लू के, वो अभी तक रिपोर्ट नहीं किए हैं। बट कुछ केस आने लगे हैं, तो सैंपल्स भी भेजे जाने लगे हैं इन चीज़ों के। तो अगर कोई केस इस चीज़ का आएगा, तो आपको बताया जाएगा। जैसे अभी सर्दी बढ़ रही है सर, तो जैसे दमे के जो पेशेंट है, उनको किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए सर? हाँ, जो दमे के पेशेंट हैं, वो एक्चुअली पहले से ही क्योंकि वो मेडिसिन पे चल रहे हैं, उनको ब्रोंकोडायलेटर्स हम देते हैं, तो इस मौसम में एक्सर्वेशन के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मौसम में जो बदलाव होता है, ये कई बार उनके जो एयरवेज़ हैं, उसको जो है टॉलरेट नहीं कर पाते और उसमें स्पाज़म जो है बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में मेरी राय यही है कि जो अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं, वो अपनी डोज़ जो है, वो जो उनको बताई गई है, वो बिल्कुल रेगुलर लें और पूरी डोज़ में लें। जनरली ओपीडी में जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो ये कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि मरीज़ ये कहते हैं कि हमें आराम था काफ़ी दिनों से, तो हमने डोज़ घटा दी। तो डोज़ वो बिना डॉक्टर से सलाह-मशवरा के कई बार वो डोज़ अपनी घटा देते हैं। ये एक बड़ा चैलेंजिंग होता है हमें समझाना। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो डोज़ डिसाइड की जाए, उस डोज़ को अगर वो लेते रहें, तो मौसम बदलने पर भी ये एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो बिल्कुल ठीक रहेंगे और उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक जैसे दीपावली के आसपास जैसे स्मोक की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, वायु प्रदूषण भी ज़्यादा होता है और वायु का दाब भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में ऐसे पेशेंट को क्या किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए सर? या ये भी अपने आप में एक पूरी ट्रबल है जो कि इस समय क्यूमुलेटिव हो जाती है कि जब हम ये देखते हैं कि इम्यूनिटी भी बहुत लो होती है पेशेंट की इस सीज़न में और साथ-साथ इसके पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। तो अगर किसी को पहले से ही इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है या अस्थमैटिक दिक्कत है या कोई क्रोनिक डिज़ीज़ है, तो उसमें उसकी स्थिति बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा हमारे यहाँ देखा भी जाता है, इस रीज़न में ओपीडी जो है इस तरह के पेशेंट से भर जाती है। तो जो परसेंटेज 25-30% इनिशियली होता है, वो 60-70% तक पहुँच जाता है, क्योंकि बीमारी उभर के आती है ऐसी कंडीशन में जबकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है।
तो उसमें पॉल्यूशन से बचाव तो करना ही चाहिए, सोशल अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये पॉल्यूशन जो है वो यूबिक्विटस है, सारी जगह फैला रहता है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा बचाव नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आपके पास रिसोर्स हैं तो आप अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगवा सकते हैं। और बाहर जब आप निकलते हैं तो मास्क लगा के निकले तो एटलीस्ट पार्टिकुलेट मैटर जो है वो लंग्स में ना जाए। थोड़ा-सा बस यही प्रिकॉशन रखी जा सकती हैं, बाकी दवाइयाँ तो अपने टाइम पे लेनी ही चाहिए। सर इन सभी चीज़ों की जानकारी देने के लिए जानकारी हो, जागरूक हों लोग, तो कॉलेज की तरफ से और आप लोगों की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह के कोई सेमिनार वगैरह क्या आयोजित किए जाते हैं? ये रेगुलर टाइम टू टाइम सेमिनार्स हम लोग जागरूकता अभियान करते रहते हैं। हमने वर्ल्ड अस्थमा डे, वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाते रहते हैं। इसमें हम ये बताते हैं कि परेशानी किस तरह की होती है और बाकी सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोग इस चीज़ को कन्वे करते हैं। साथ-साथ हम जो आप जिस तरह से आप आए आज हमें बताने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स और माध्यम है जिससे जनता के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। कि हम कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या-क्या इन चीज़ों के कारण होते हैं। तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिससे सोशल अवेयरनेस फैलती है, तो ये भी एक तरीका है सोशल अवेयरनेस फैलाने का। एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो मैं सभी से कहना चाहूँगा, मेरा एक संदेश भी है कि इन्फ्लुएंजा इस सीज़न में होता है तो ज़्यादातर जो लोग हाई रिस्क में होते हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है या क्रोनिक डिज़ीज़ है, अस्थमा, सीओपीडी, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, उन लोगों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इस सीज़न के शुरू होने से पहले लगाना चाहिए। ये ड्राइव हमने अपने यहाँ शुरू की थी और हमने करीब 200 इंजेक्शंस इन्फ्लुएंजा के अपने सारे मरीजों को सितंबर तक लगा दिए। जिससे उनका काफ़ी प्रोटेक्शन हुआ और अब उसके रिज़ल्ट्स भी आने लगेंगे, क्योंकि ये इंजेक्शंस 15 दिन के अंदर काम करने लगता है। तो जिन पेशेंट्स में इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लग जाता है, उनमें प्रोबेबिलिटी इस सीज़न के शुरू होने पे इन्फ्लुएंजा के थ्रू जो वर्सनिंग होती है कंडीशन की, उसकी काफ़ी संभावनाएँ घट जाती हैं। तो देखते हैं, अगर ये इसमें हमें इम्प्रूवमेंट्स मिलती है या रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं, तो ये कोशिश हमारी रहेगी कि हम हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन अपने मरीजों का इस सीज़न में करते हैं। तो ये थे डॉक्टर आनंद अग्रवाल। डॉक्टर आनंद अग्रवाल ने बताया कि मौसम बदली जब होता है तो किस तरह के बीमारियाँ आती है और किस तरह से उनका प्रिकॉशंस करना है, किस तरह से आपने सावधानी करनी है और किस तरह से आपने घर पे बचाव करना है। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।